बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो नॉन रेसिडेंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न का है और ये वाले लेक्चर के अंदर जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है ये रिटर्न उनके लिए है सिर्फ। सेकंड लेक्चर हम इसमें इंशाल्लाह बनाएंगे जिनकी इनकम पाकिस्तान में होगी, तो उसका रिटर्न हम बाद में देखेंगे। आज जो हम रिटर्न देखने वाले हैं जिनकी इनकम पाकिस्तान में नहीं है ये उनके लिए है सिर्फ। एक मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। देखें, ये वाला रिटर्न उस शख्स के लिए है जिसकी पाकिस्तान में कोई इनकम ना आती हो। ठीक है, जैसे कि नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है कि कोई सेविंग अकाउंट से कोई इंटरेस्ट इनकम ना आती हो, रेंटल इनकम ना हो पाकिस्तान में, कोई उसकी डिविडेंड इनकम ना हो, कोई इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में ना किया हो, स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट ना की हो, कैपिटल गेन यानी कि प्रॉपर्टी अगर बेची हो तो उस पर जो गेन हुआ है उसकी ना इनकम हो, या कोई व्हीकल सेल की है, व्हीकल के ऊपर जो प्रॉफिट गेन हुआ है वो ना हो। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो शख्स फिर दूसरा फॉर्म भरेगा। ये वाला फॉर्म जो है, जो ऊपर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ वो पाकिस्तान रेमिटेंस सेंड करता हो, ठीक है, और उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की हो पाकिस्तान के अंदर, बस। इसके अलावा ये वाला रिटर्न और कोई, यानी कि अगर नीचे दिए गए पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट उसका मैच होता है तो ये फॉर्म वो फिल नहीं करेगा फिर। ठीक है जी, तो चले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने आना है डिक्लेरेशन के ऊपर। डिक्लेरेशन के ऊपर आने के बाद हमने आना है रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल के ऊपर। और ये देखें, ये वाला फॉर्म है, नॉन रेसिडेंट पाकिस्तान ओरिजिनल पर्सन हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान। ठीक है, उसकी कोई इनकम नहीं है पाकिस्तान में। फिर मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ना उसका कोई प्रॉफिट आता हो बैंक से, ना उसकी कोई प्रॉपर्टी यानी कि रेंटल इनकम हो, अच्छा, ना उसने कोई इन्वेस्टमेंट की हो स्टॉक के अंदर या कोई और बिज़नेस कर रहा हो उससे पैसे आते हो, ऐसी अगर कोई भी चीज़ होगी तो ये वाला फॉर्म आपने नहीं भरना। अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट है तो फिर उसके लिए दूसरा फॉर्म है, इसके बाद वो हम लेक्चर देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये वाला फॉर्म हमने ओपन कर देना है, इधर लिखना है टैक्स ईयर 24 और इसको सिलेक्ट कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी हमारे पास खुला है तो हम यहाँ नीचे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट अपने वाले ड्राफ्ट वाले फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा जी, इसके अंदर सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट होती है और जो आपके टैक्स वगैरह डिडक्ट हुए हों वो होंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें आपने करना क्या है। सबसे पहले देखें, इसमें अगर आप देखें पूरे फॉर्म के दो पार्ट हैं, एक है टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स का है, दूसरा वेल्थ स्टेटमेंट का है। टैक्स चार्जेबल के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने जो, यानी कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है उसका जो एडवांस टैक्स कट रहा है, या आपने कोई नई गाड़ी परचेज़ की थी उस पर जो एडवांस टैक्स कट रहा है वो, अगर कोई मोबाइल आपके नाम पे है जो यहाँ यूज़ कर रही है आपके घर वाले, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो, और इसके अलावा कोई इंटरनेट के बिल के पैसे हैं यानी कि जो टैक्स है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम एडजस्टेबल टैक्स को देख लेते हैं। एडजस्टेबल टैक्स पे आते हैं, और अगर कि आपने कोई मोटर व्हीकल सेल की है उसके ऊपर अगर कोई टैक्स कटा है तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, और अगर कोई आपके नाम पे सिम है पाकिस्तान में जो यूज़ हो रही है तो उसका जो अमाउंट है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। ठीक है जी, इंटरनेट का बिल अगर आप पे कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ मेंशन करना है। ठीक है जी, और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है कोई, यानी कि अपने नाम पे करवाई है तो उसका टैक्स जो है यहाँ पे मेंशन होगा। सही है, और इसके अलावा कोई मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र फ़ी है आपकी तो वो यहाँ आपने मेंशन करनी है। ठीक है, कोई नई गाड़ी आपने रजिस्टर करवाई है अपने नाम पे तो वो यहाँ यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है जी, तो फ़र्ज़ करें, मैं आपको बताने के लिए हम एक एक चीज़ करते हैं कि हमने कोई गाड़ी है, आपने डिटेल थोड़ी पूरी लिखनी है, मैं आपको समझाने के लिए जस्ट चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है जी, टोयोटा V8 है। अगर आपके पास ये गाड़ी है, आपने की है, तो फ़र्ज़ करें कि उसका टैक्स कट गया आपका 7,000 रुपये। ठीक है जी, इसी तरह आ जाएं, आपके पास कोई सिम है जो भी आपके नाम पे है जो यहाँ यूज़ हो रही है, जायज़ हो गई, उसका आप यहाँ नंबर लिख देंगे जो भी होगा आपका। ठीक है जी, और फ़र्ज़ करें कि उसका टैक्स कटा है 500। इंटरनेट है,
वो ये आपने यहाँ पे लिख देनी है। और कोई प्रॉपर्टी के ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आपने यहाँ लिख देना है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके आगे एडजस्टेबल टैक्स जो भी आपके होंगे आपने वो मेंशन करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आना है कंप्यूटेशंस के ऊपर। देखिए कंप्यूटेशन के ऊपर आपकी कोई कंप्यूटेशन नहीं है, आपके ऊपर कोई टैक्स चार्जेबल लाइबिलिटी कुछ भी नहीं बनेगी। ये बस एडवांसेस जो आपके डिडक्ट हुए हैं ये हमने वो मेंशन किए हैं। तो ये याद रखिएगा, ये वापस नहीं मिलते फेडरल की तरफ से, ठीक है। ये बस दिखाने के लिए होते हैं। अच्छा, फिर हमने आना है वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आने के बाद हमने आना है पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर, ठीक है। और पर्सनल एक्सपेंस आप कैसे लिखेंगे, देखें आपका जो बैंक अकाउंट यहाँ होगा, आपने जो रेमिटेंस पाकिस्तानी बैंक में भेजे होंगे वो सारा आपने कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, रेमिटेंस कौन से शो करने हैं, जो आपने ऑफिशियल बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजे हों, यानी कि बैंक के थ्रू भेजे हों जिसकी रसीद होती है, जिसका यानी कि पता चल सके, ठीक है। जो भी यानी कि रेमिटेंस बाद से आया हो, एक यानी कि बैंकिंग चैनल के थ्रू, दूसरा आरडी यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके थ्रू, और तीसरा जो आपने कलेक्ट किया होगा एक्सचेंज कंपनीज जो होती हैं जो पैसे देती हैं वहाँ से आपने भेजा और उनकी रसीद हो। क्योंकि डिपार्टमेंट हमेशा आपसे क्वेश्चन जो करेगा वो इसी बेस पे करेगा, जो आप रेमिटेंस दिखा रहे हैं तो इसके पास आपके पास पूरा प्रॉपर प्रूव होना इसका ज़रूरी है। तो प्रूव आपके पास चैनल जो 3 चैनल मैंने आपको बताएं यही होता है जिसका एक्चुअल में प्रूव होता है। अब ऐसा ना हो कि बाहर से आपके किसी दोस्त ने कहा यार ये पैसे तो मुझे यहाँ दे दे और मैं आपको ना अपने वहाँ से पैसे यानी कि प्रोवाइड कर दूँगा आपकी फैमिली को। आप वहाँ ये रेमिटेंस नहीं कहलाता। रेमिटेंस का मतलब ये है कि आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ भेजें अपने अकाउंट में, यानी कि बिल्कुल बैंकिंग चैनल या इस तरह जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनके थ्रू, और उनके पास आपको बाकायदा उसका रिकॉर्ड हो, ठीक है जी। ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना बैंक देखना है कि कितने रेमिटेंस पूरे साल के अंदर आए हैं, जुलाई 23 से लेके जून 30 जून 2024 तक, यानी कि 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2023 तक जो भी आपके रेमिटेंस होंगे आपने क्रेडिट साइड को प्लस कर लेना सब। फिर आपने देखना है कि आपने विड्रॉल्स कितने किए हैं, यानी कि बैंक की डेबिट साइड जो होती है वो आपने चेक करनी है कि हमने पैसे निकाले कितने। अब फ़र्ज़ करें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पूरे साल के अंदर आपके पास 200 रुपये आए, ठीक है। पूरे साल के अंदर ओपनिंग आपके पास फ़र्ज़ करें 10 रुपये था, पूरे साल के अंदर आपके पास 200 रुपये आए, ये 210 रुपये टोटल आपका बैलेंस हो गया। अब आपने देखना है कि आपने निकाले कितने, यानी कि डेबिट साइड फ़र्ज़ करें कि आपने 110 रुपये निकाल लिए, तो 110 रुपये निकालने के बाद आपके पास जो बैलेंस होगा वो कितना, जो यानी कि इनको प्लस माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका एंडिंग बैलेंस होगा बैंक का, ठीक है जी। इसी तरह आपने इसको मेंशन करना है। तो चलें हम सबसे पहले एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास डिटेल होगी इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवल, व्हीकल मेंटेनेंस वगैरह, अगर अलग अलग सारी चीज़ें हैं तो आपने अलग अलग लिखनी है। तो अगर नहीं है तो फिर आपने अदर पर्सनल एक्सपेंस या हाउस होल्ड एक्सपेंस के अंदर आके लमसम अमाउंट लिख देनी है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पूरे साल का ख़र्चा, देखिए हर इंसान की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम अलग होती है और उनका लिविंग स्टाइल अलग होता है, हर किसी के अपने अपने हिसाब से ख़र्चे होते हैं। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा 15 लाख का ख़र्चा है साल का, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस के बाद हमने आना है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर, और यहाँ आके हमने लिखना है फॉरेन रेमिटेंस के अंदर, ठीक है। और पूरे साल के अंदर हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो बाहर से रेमिटेंस आया है वो आया है तकरीबन 45 लाख रुपए, ठीक है जी। और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास 30 लाख का फ़र्क है, क्योंकि अभी हमने एसेट्स अपने जो हैं बढ़ाए नहीं हैं, हमने पहले एक्सपेंस वो किया है, फिर उसके बाद रिकन्सिलेशन के ऊपर हमने अमाउंट यहाँ डायरेक्ट मेंशन कर दी है, ठीक है। तो हमने आना है पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर। अच्छा जी, आप अगर फ़र्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो ये सारा का सारा जो पेज है ये ब्लैंक होगा, तो आपने फिर 2 साल की रिटर्न फाइल करनी होगी, टैक्स ईयर 23 की और टैक्स ईयर 24 की। इसी तरह है सारी चीज़ें, यानी कि करनी होंगी। पहले 1 साल में पूरी चीज़ें मेंशन कर देंगे कि आपने क्या, आपका यानी कि कितने घर हैं, प्लॉट कितना है, ओपन प्लॉट कितने हैं, सारा मेंशन कर देंगे। बैंक के अकाउंट कितने हैं, कौन सी गाड़ी आपके नाम पे है, वो सारा आपने लिखना है यहाँ पे। अभी हम क्योंकि सेकेंड ईयर की कर रहे हैं तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि एक हमने देखें कमर्शियल प्रॉपर्टी लिखी हुई है इतने की, 45 की है, ये ओपन प्लॉट है, और दूसरा हमारा यानी कि रेजिडेंशियल घर है
अगर आपने इसमें इस घर को और यानी कि आगे कुछ इस पर कंस्ट्रक्शन की है, यानी कि घर को आपने सही किया, रेनोवेट किया दोबारा से, उस पर जो भी यानी कि एक्सपेंसेस वगैरह आए वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये मेंशन नहीं करना कि जैसे हर साल यानी कि प्राइस इंक्रीज़ होती है प्रॉपर्टी के तो आप यानी कि हर साल यहाँ पे आके इसको चेंज करें, ऐसा नहीं करना जी। अच्छा जी, बैंक के बैलेंस हमने चेंज करने हैं 30 जून 2000, जैसे ये है एक 8,25,000 और एक हमने और अकाउंट ओपन करवाया है आरडी अकाउंट, ये यूएसडी के अंदर है। तो आपने जब भी यानी कि इसके जो अमाउंट आ रहा होगा वो डॉलर में आ रहा होगा तो आपने इस जगह पे आके डॉलर का अमाउंट कैसे मेंशन करना है कि क्या वैल्यू बन रही है उसकी। अगर आपका रेट है, फ़र्ज़ करें, इधर मैं आपको बता देता हूँ 30 जून 2024 PK2 277 यानी कि 278 लगा लें हम, ठीक है। तो यहाँ आके हमने क्या करना है, ₹11,20,000, ठीक है जी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ हम मेंशन कर देते हैं और हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। ये हमारा जो बैंक का बैलेंस है एक और अकाउंट है, वो हमने यहाँ मेंशन कर लेना है। और ये अमाउंट जो बची है ये 1,82,465 ये कैश के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है जी। ये हम कैश में लिख देंगे, कैश के अंदर 9 लाख रुपए आ रहा है। ऐसे करें 9 लाख प्लस 1,82,465 तो 10,82,465 हो जाएगा और ये देखें ज़ीरो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये प्लस करने के बाद हमने क्या करना है, हमने कैश वाली अमाउंट पे आके इसको पेश कर देना है और कैलकुलेट कर देंगे। रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आएंगे तो देखें ये ज़ीरो हो चुका है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपने यहाँ से टैब ओपन करना है, यहाँ पे उसका आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है जो भी हो और आगे आपने स्क्वायर यार्ड लिख देना है कितने का, 120 गज़ का है, 60 गज़ का है। और इसको सबमिट करने के बाद उसकी जो परचेज़ वैल्यू होगी, जो आपके पास इसकी एग्रीमेंट होगा या कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। अगर एक और यानी कि इसी तरह कोई रेसिडेंशियल प्लॉट है या ओपन प्लॉट है, इसी तरह जितने भी आपके पास प्लॉट्स या प्रॉपर्टी हैं वो आपने सारी मेंशन कर देनी है अगर फर्स्ट टाइम आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट हैं तो यहाँ से आपने इसको प्लस के बटन पे क्लिक करना है और जितने भी बैंक अकाउंट होंगे आपने यहाँ मेंशन कर देना है। जैसे SBL है, US डॉलर अकाउंट है, जैसे आप 23 का आप करेंगे आपके पास $1,000 पड़े हुए हैं उस अकाउंट से। जैसे आपके पास RD अकाउंट है, रोशल डिजिटल अकाउंट है, तो आप 23 जून की 2023 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपने इसी तरह आके एक्सचेंज रेट लेना है यहाँ से 30 जून 2023 का क्या था उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट लिख देनी है, ठीक है जी। फिर इसी तरह आ जाते हैं, अगर आपके पास HBL का अकाउंट है, MBL का, जितने भी अकाउंट हैं आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास गाड़ी हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितनी भी गाड़ी हैं आपने यहाँ आके प्लस के बटन पर क्लिक करना है, उसकी पूरी डिटेल लिखनी है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। हाउस होल्ड इफ़ेक्ट का मतलब है कि घर में जितना सामान है वो कितनी मालियत का है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और ये इधर अगर कुछ आपके पास गोल्ड है या दूसरी चीज़ें हैं तो आपने इस प्लस के बटन पर क्लिक करना है, तो जितनी ज्वेलरी वगैरह है आपकी या कोई जितना भी गोल्ड है वो आपने यहाँ उसकी वैल्यू मेंशन कर देनी है, ठीक है जी। और इसी तरह पर्सनल आइटम में जो भी आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू आपने यहाँ लिख देनी है। और कैश की मद में जो भी आपके पास पैसे हैं अवेलेबल हैं या आप कोई BCs वगैरह डाली हुई हैं जो पैसे आने हैं उसका आपने फ़िगर यहाँ लिख देना, ठीक है।
तो इसको पूरे को कैलकुलेट करके अगर किसी को पैसे आपने देने हैं या कोई लायबिलिटी है तो वो आपने नीचे मेंशन करनी है। इस जगह पे आपने लायबिलिटी मेंशन करनी है, अगर किसी को आपने पैसे वापस करने हैं तो वो यहाँ मेंशन होगी। तो ये सब कुछ करने के बाद इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आएंगे तो ये ज़ीरो होना चाहिए, और जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये जो वैल्यू इधर लिखी हुई है ये नहीं होगी। तो आप जब पूरा एसेट मेंशन कर देंगे, अपनी डिक्लेयर वैल्यू सारी, यानी कि जो आपकी रेमिटेंस वैल्यूज़ हैं वो आप मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पे जो अमाउंट अनरिकन्सिलेशन अमाउंट आएगी वो पॉजिटिव आएगी। मसलन 30 लाख 35 लाख का अमाउंट पॉजिटिव आएगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, उसको प्रीवियस में मेंशन कर देना है। और अगर ज़्यादा उसको मेंशन करके आप वो करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे होगा। फिर नेक्स्ट टाइम जो भी आपके यानी कि जितना रेमिटेंस आया होगा, जैसे 45 लाख रेमिटेंस आया, 15 लाख आपने खर्च कर दिया, इसका जो रिमेनिंग है 30 लाख रुपए रिमेनिंग है, तो 30 लाख रुपए आपके यानी कि यहाँ तो बैंक में होगा या फिर होगा आपके कैश अकाउंट में, मुख्तलिफ यानी कि बैंकों में आपका ये पैसा अवेलेबल हो सकता है। यहाँ फिर ये होगा आपके यहाँ आपने कोई एसेट परचेज़ कर लिया होगा, ठीक है, ये वैल्यू वहाँ होगी फिर। तो इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।